हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टीचिंग या लर्निंग का थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है, वो सब डिस्कस करेंगे। दैन हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। ओके, पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट देखिए और तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप एमसीक्यूज़ को छेड़ना। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े एमसीक्यूज़ को छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट है। देखो, सबसे पहले तो हम थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। थॉर्नडाइक कौन है, क्या है, इसके बारे में एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। थॉर्नडाइक इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो, एजुकेशन साइकोलॉजी के जो फादर है वो मेनली थॉर्नडाइक कहलाए जाते हैं। ये एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना। ओके, अब आते हैं अपनी लर्निंग थ्योरीज़ पे। मेनली जो आपकी लर्निंग थ्योरी थी, थॉर्नडाइक थ्योरी थी। ठीक है, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरीज़ को हम बोलते हैं। तो इसको हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि आपका एसआर बॉन्ड थ्योरी एंड कनेक्टिनिज्म। ओके, अब ट्रायल एंड एरर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ट्रायल एंड एरर की गलतियाँ कर कर के सीखना। ठीक है, एसआर का मीनिंग क्या है? एसआर बॉन्ड थ्योरी, यानी कि आपका स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का जो रिलेशन है, जो एसोसिएशन है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि जितना स्टिमुलाई होगा उतना ही अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, देन है कनेक्शनिज़म। कनेक्शनिज़म में भी यही है कि आपका जो लर्निंग है वो मेनली रिजल्ट है आपके एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स का। ठीक है, यानी कि जो आपकी लर्निंग है वो स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स से कनेक्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। यानी कि लर्निंग एक रिजल्ट है जिसमें हम एसोसिएशन देखते हैं स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स का। ठीक है, देन सच एसोसिएशन और हैबिट्स बिकम स्ट्रेंथन और वीकन बाय द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसआर पेयरिंग। देखो, जैसे कि आपकी एसआर पेयरिंग जितनी अच्छी होगी, ठीक है, जो आपकी एसआर पेयरिंग हो रही है उसके एसोसिएशन से जो आपकी लर्निंग आ रही है या जो आपकी हैबिट फॉर्म हो रही है, दो ही काम हो सकते हैं। या तो वो हैबिट इतनी अच्छी होगी या इतनी बढ़िया होगी कि आप उसे पूरी लाइफ के लिए अपना लोगे, या वो हैबिट ऐसी होगी जिसको आप पूरी लाइफ के लिए भूलना चाहोगे। ठीक है, या तो आप उसको पूरी लाइफ के लिए स्ट्रेंथन कर लोगे अपने अंदर, या फिर उसको अपने नेचर से हटाई दोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसका क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखो, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी को प्रूव करने के लिए। इसमें इन्होंने क्या किया, देखो इमेज से अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इमेज है इसमें देखना, इसमें ग्राफ भी बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ट्रायल है, ये क्या है? टाइम रिक्वायर्ड है। ओके, मेनली क्या हुआ, इन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको हम पजल बॉक्स बोलते हैं। तो इस पजल बॉक्स के अंदर ये क्या है, पूरा बंद है और इसके अंदर एक लीवर है। अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वहाँ से बाहर आ सकते हो। ठीक है, उस केस से बाहर आ सकते हो। अब इसके अंदर इन्होंने क्या रखा, एक कैट को रखा। ओके, जैसे वो कैट जो थी, वो कैट क्या थी, वो कैट बहुत भूखी थी, उसको उसके अंदर इन्होंने रखा। ठीक है, कैट बेचारी चलो अंदर है। अब इन्होंने अगला काम क्या किया, इन्होंने स्टिमुलाई यानी कि उसका रेस्पॉन्स लेने के लिए एक स्टिमुलाई दिया उसको वहाँ पे, क्योंकि कैट क्या भूखी है, तो बाहर उन्होंने एक प्लेट रख दी फ़िश की। ठीक है, तो जैसे ही उसने फ़िश की प्लेट देखी तो वो क्या हुई, वो परेशान हो गई। वो उसको खाने के लिए, उसको भूख लगी है, उसको खाने के लिए वो बाहर आने की कोशिश करने लगी। ठीक है, लेकिन वो बाहर कैसे आएगी, क्योंकि केस तो बंद है। तो उसने बहुत ज़्यादा क्या किए, ट्रायल किए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रायल करने के बाद क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली या एक्सीडेंटली उससे वो लीवर प्रेस हो गया। ओके, जैसे ही वो लीवर प्रेस हुआ तो वो क्या हुआ, वो कैट वहाँ से बाहर आ गई। कैट ने बाहर आके उस फिश को खा लिया। ठीक है, फिर ऐसे ही थॉर्नडाइक ने बहुत रिपीटिवली एक्सपेरिमेंट्स किए। तो कुछ टाइम बाद क्या पता चला कि जो कैट थी वो बहुत जल्दी बाहर आ रही है। अब वो इतना टाइम नहीं लगाती है कि पहले वो देखे क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरा मतलब केज में इतना घूमने में टाइम नहीं लगाती है, बहुत जल्दी केज से बाहर आ जाती है। क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि अगर हम इस लीवर को प्रेस करेंगे तो ये पिंजरा खुल जाएगा और मैं वो फ़िश खा पाऊँगी। ठीक है, तो यही हुआ। फिर वो
कैट जो थी वो सीख गई और कुछ टाइम के बाद वो क्या बहुत ही कम टाइम में वो बाहर आने लगी। ठीक है, ये पूरा क्या था, एक्सपेरिमेंट था आपका, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी का। ओके, अब आते हैं इस डायग्राम पे। मेनली इस डायग्राम के अंदर आपको ये पूरा ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में ट्रायल एंड टाइम्स दिख रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो कैट थी उसने क्या किया, बहुत ट्रायल्स किए और बहुत टाइम बाद वो बाहर आ रही थी। ठीक है, वो भी एक्सीडेंटली वो बाहर आ जाती थी क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम बाद देखने के लिए मिला कि उसको बहुत ही कम ट्रायल में और बहुत ही कम टाइम में बाहर आने को मिल रहा है या बाहर आ रही है वो। ठीक है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि लीवर को कैसे प्रेस करना है और कैसे इस केस से बाहर आना है। ठीक है, तो उसकी जो टाइमिंग है, उसका जो ट्रायल परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1-2 ट्रायल में वो वहाँ से बाहर आ जाएगी। तो वो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट का जो वो था, जो मेन कंक्लूज़न है वो क्या है कि जो कैट थी उसने ट्रायल एंड एरर यानी कि गलतियाँ कर करके अपनी जो लर्निंग थी यानी कि केस से बाहर आने का जो उसका प्रोसेस था वो उसने सीख लिया और वो बहुत कम टाइम के अंदर बाहर आने लगी। ओके, आया था ना एक्सपेरिमेंट समझ में, ग्राफ समझ में आया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। देखिए लॉज ऑफ थॉर्नडाइक पे बहुत फोकस करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थॉर्नडाइक के नेम्स पे पूछा जाता है। थॉर्नडाइक जो फादर हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, उस पे पूछा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चंस आपका बनेगा कि थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट है वो किस पे है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो बनेगा आपका लॉज से बनेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके लॉज ऑफ थॉर्नडाइक से। मेनली 2 लॉज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी लॉज की बात करेंगे क्योंकि प्राइमरी जो लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सेकेंडरी लॉज को हम भूल जाएं। ठीक है, कुछ सेकेंडरी लॉज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी लॉज को। प्राइमरी लॉज में मेनली 3 लॉज आते हैं, इनके सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस, देन सेकंड वन लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड वन लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि मेनली आप जब भी कोई लर्निंग कर रहे हो, रेडीनेस का मतलब क्या है कि रेडी रहना या रेडी होना किसी भी चीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, लर्निंग थ्योरीज़ पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे किसके लिए रेडी रहोगे, लर्निंग के लिए, यानी कि सीखने के लिए। जब तक आप खुद से तैयार नहीं होगे, खुद से अंदर के अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं लाओगे अंदर से, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हो। ठीक है, यही इस लाइन्स में लिखा हुआ है कि जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो मेनली एम्फेसिस होता है मोटिवेशन पे। सो मोटिवेशन एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड विदाउट मोटिवेशन नो लर्निंग इज़ पॉसिबल। देखो बिना मोटिवेशन के लर्निंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते, और अगर आपने बाय चांस ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश भी की और उसने गलती से सीख भी लिया, तो वो जो उसने ज़बरदस्ती सीखा है वो ज़्यादा टाइम तक उसके अंदर नहीं रहेगा। वो क्लास ख़त्म होते ही वो सब कुछ भूल जाएगा जो आपने सिखाया है। ओके, सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस से यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो क्या बनाती है, इंसान को परफेक्ट बनाती है। सो इस तरह से एक स्टैंजा भी लिखा आ सकता है कि बताइए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कौन से लॉ को शो करता है। सो मेनली जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को शो करता है। और उसका मेनली मतलब ही यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने जो हैंड्स की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करोगे, तो मतलब प्रैक्टिस कर करके, तो उतने ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव बनेगी और ड्यूरेबल रहेगी, यानी कि बहुत टाइम तक आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है इसके साथ साथ, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के साथ साथ लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। ठीक है, देखो जब भी हम कोई चीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं या लगातार हम उस प्रैक्टिस में रहते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो क्या होती है, वो हमारे यूज़ में रहती है और हमें पता होता है कैसे वो चीज़ करनी है, बहुत कम टाइम के अंदर हम उसको कर लेंगे। लेकिन लॉ ऑफ डिसयूज़ का मतलब क्या है, देखो अभी हमने जो मैथ्स, मान लो हम 10th की क्लास के, अगर 10th क्या 12th या फिर BSc को ही याद कर लो, ठीक है,
किसी के पास मैथ साइंस से कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। जो हमारे मैथमेटिकल टेबल्स होती थी, ठीक है, टेबल्स मतलब जो फॉर्मूलेज वगैरह होते थे, उसके बाद जो हमने पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्री, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने अपनी 10th एंड 12th के अंदर जो भी पढ़ा था, तो उसमें से हमें कुछ ही परसेंट हमारे याद रह जाता है, यानी कि जो हम प्रैक्टिस में रखते हैं। देखो, हम नंबर्स को कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है, हम 2 का टेबल कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में है। हम पूरे दिन में कई बार हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम नहीं भूलते, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी रोज़, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे ट्रिग्नोमेट्री की, उसके फॉर्मूलेज की, तो उसको हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। तो डेली लाइफ में यूज़ नहीं हो रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। ओके, सो ये यहीं पे यही बात की गई है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज का यहाँ पे मेनली कॉन्सेप्ट यही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव होगी, एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी रहेगी और ड्यूरेबल भी रहेगी। इसलिए क्लास के अंदर समझाया भी जाता है कि बच्चों रोज़ रोज़ जाके अपना जो क्लास का काम है उसको रिवाइज़ किया करो। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं आपके लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे। मेनली जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यानी कि हम किसी चीज़ का इफ़ेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। सो जो लर्निंग आपने सीखी है, कोई भी बच्चा है या कोई भी है, ठीक है, हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं, अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उस चीज़ को सीखने के लिए, या कुछ भी आपको गिफ्ट्स वगैरह या रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड्स की यहाँ पे मेनली बात होती है, तो रिवॉर्ड वर्ड को याद रखना। तो जब भी आपको कोई काम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, तो आप उस काम को दोबारा भी करोगे जब आपकी इच्छा होगी। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आप उस काम को करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई काम करने के लिए पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है, बार बार पनिशमेंट मिल रही है, तो आप उस काम को करना छोड़ देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का मेनली मीनिंग, कि इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई काम करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, जो आपका बॉन्ड है, एसआर का जो बॉन्ड है, अगर वो अच्छा हो रहा है तो उसकी वजह से जो यहाँ पे कनेक्शन बनेगा वो भी स्ट्रेंथन कनेक्शन बनेगा, और वही आपका जो लर्निंग है वही लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रहेगी। लेकिन अगर आपका जो सेटिस्फेक्शन है, जो मोटिव है, ठीक है, अगर वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है आपको, तो आप उस काम को करना छोड़ दोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम काम करने की हमने मोटिवेशन भी ले ली, हमने प्रैक्टिस भी की और फिर भी वो काम हमसे नहीं होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। ओके, सो यही वो चीज़ है कि अगर आपको उस चीज़ के लिए कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, या आपको खुद से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है आप तब तक उस काम को करोगे। लेकिन अगर आपको किसी ने उस काम को करने के लिए बार बार रोक दिया या पनिशमेंट दे दी, ठीक है, तो आप इस काम को एक ना एक दिन या कुछ टाइम बाद ही इस काम को करना छोड़ देते हो। जैसे कि आप बच्चों के एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि बच्चे जब भी गलतियाँ करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं, उन्हें पनिशमेंट देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे हैं वो उस काम को करना छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे तीनों लॉज आपको समझ में आ गई। मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो तीनों लॉज को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि मोटिवेशन से रिलेटेड है, जिसमें जो बच्चे हैं या कोई भी है, जब हम लर्निंग करते हैं तो मोटिवेशन होनी चाहिए हमारे अंदर, तब हम लर्निंग कर सकते हैं। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मेनली ये प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड वन है लॉ ऑफ इफेक्ट, इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से रिलेटेड है। अगर रिवॉर्ड मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए तो आप उस काम को आगे भी करोगे, और उसको अपनी जो लर्निंग है वो आप कंटिन्यू रखोगे, उस जो आपने हैबिट वहाँ से सीखी है उस हैबिट को आप कंटिन्यू रखोगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे या पनिशमेंट मिलता है तो आप उस काम को करना छोड़ दोगे। ओके, अब आते हैं सेकेंडरी लॉज पे। मेरे सेकेंडरी लॉज में क्या है, फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है कि ट्रायल एंड एरर
से यहाँ पे मीनिंग है इसका मेनली मतलब कि आप बहुत जो मल्टीपल रिस्पॉन्स कर करके हम कोई भी लर्निंग सीखते हैं, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, यानी कि यहाँ पे मेनली आपका मेंटल स्टेट की बात की गई है, ठीक है। तो जो मेंटल स्टेट है यानी कि जो आपका किसी भी लर्निंग को सीखने के लिए जो आपके खुद का जो अंदर से जो मोटिवेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यानी कि जो आपको जब आप कोई भी लर्निंग करने जाओ तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, तो आप लर्निंग बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बहुत जल्दी सीख सकते हो। नेक्स्ट वन है प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स का यहाँ पे मेनली मीनिंग है जो लर्नर्स है वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं सिलेक्टिवली या इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए। देखो जो चीज़ आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आप उसको ज़्यादा एम्फेसिस दोगे, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है आप उसका एम्फेसिस नहीं दोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कल को आपको साइंस की कॉपी चेक होनी है, ठीक है, तो मेनली काम आपका हर कॉपी में छूटा हुआ है, लेकिन आप किसको एम्फेसिस दोगे, भाई साइंस की कॉपी कल चेक होनी है तो मेरे को साइंस की कॉपी का सबसे पहले काम करना है, ठीक है। तो ये होती है प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। देखो लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी आपको पियाजे की थ्योरी याद है जिसमें हमने एक्विजिशन पढ़ा था, यानी कि कोई भी लर्निंग करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके न्यू नॉलेज को गेन करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो वही है यहाँ पे जो लर्निंग है, हम मेनली अपने प्री एक्सपीरियंसेस को मतलब ध्यान में रखते हुए हम अपनी न्यू नॉलेज को अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देन नेक्स्ट वन है द लॉ ऑफ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखो एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है, जब भी कोई भी लर्निंग होती है, ये मेनली जो लॉ कहता है, ये क्या कहता है, जब भी आप कोई भी लर्निंग करते हो या जो लर्नर है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो उसने सीखा है वो उसको सिर्फ एक ही जगह यूज़ ना करके और भी जगह यूज़ करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है। मान लो आपने एक क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ओके, सो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आपका ये नहीं है कि भाई ये स्पेसिफिक ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो मैं सिर्फ यही तभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको जब वो सेकंड जब आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, तो आपको वहाँ पे अपनी एसोसिएटिव लर्निंग दिखानी है, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर आपको अपनी जो लर्निंग है उसको उसके साथ एसोसिएट करके उसका आंसर या जो रिज़ल्ट है उसको आपको निकालना है, ओके। सेकेंडरी लॉज आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है इसके कुछ प्रिंसिपल्स, मेनली जो प्रिंसिपल्स हैं वो लॉज से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका लर्निंग रिक्वायर्स बोथ प्रैक्टिस एंड रिवॉर्ड्स। भाई लर्निंग के लिए आपकी प्रैक्टिस और आपके रिवॉर्ड्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो लर्निंग बहुत अच्छे से होगी। सो लॉज ऑफ इफ़ेक्ट जो है वो रिवॉर्ड से रिलेटेड है और लॉज ऑफ एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट वन है ए सीरीज़ ऑफ एसआर कनेक्शन कैन बी चेंज टुगेदर इफ़ बिलोंग्स टू सेम एक्शन सीक्वेंस, यानी कि ये क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस है कि जब तक आप खुद को रेडी नहीं करोगे कोई भी काम सीखने के लिए तब तक आप लर्निंग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वन है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अकर बिकॉज ऑफ प्रीवियसली एनकाउंटर सिचुएशंस। भाई इसमें बोला गया है कि आप अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपने प्रीवियसली कुछ चीज़ सीखी है, ठीक है। मान लो आपने पहले के टाइम में कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा है जो कि आज के टाइम में आपको यूज़ करने को मिल रहा है, तो आप उसको यूज़ कर पाओ, आपकी लर्निंग ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, यानी कि जो आपने पीछे सीखा है वो आप आगे भी यूज़ कर सको, उसको ट्रांसफ़र कर सको, ओके। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ कनेक्शन लर्नड। भाई इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या बहुत इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए भी, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके जो कनेक्शंस आपने बनाए हैं उनको याद करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है, आपने समझ लिया, लेकिन अगर वो आपको याद ही नहीं है तो आप उसका यूज़ कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती ही है, ये भी एक इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत है ही जो कि लर्निंग का, कि लर्निंग को अगर आपको इफ़ेक्टिव बनाना है तो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग पावर है वो एटलीस्ट एवरेज तो होनी ही चाहिए, या फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हो अपनी प्रैक्टिस से, ओके।
सो नेक्स्ट है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। मेनली जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है इसकी वो क्या है, देखो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को छोटे छोटे स्किल्स, जो कुछ स्किल्स हम छोटे जब बच्चे होते हैं उनको सिखा सकते हैं ट्रायल एरर मेथड के थ्रू। जैसे कि उनको क्लास में कैसे खड़ा होना है, कैसे उनको बैठना है, कैसे वॉक करनी है, कैसे भागना है, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम क्लास के अंदर करके उन्हें सिखाते भी हैं। सेकंड है, हम जो बच्चे हैं उनका जो हैबिट है उसको क्या कर सकते हैं, हम गुड हैबिट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और बैड हैबिट्स को हटा सकते हैं, ठीक है। जो इफ़ेक्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लर्निंग पे, कि लर्निंग भी मेनली आपका क्या है, अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है किसी चीज़ से तो आप उस काम को करोगे, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप उस काम को या फिर आपको पनिशमेंट मिली है उस काम को करने के लिए तो आप उस काम को करना छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचर कैन कंट्रोल द नेगेटिव इमोशंस ऑफ चिल्ड्रंस। देखो जो टीचर है वो कंट्रोल कर सकता है बच्चों के नेगेटिव इमोशंस को, जैसे कि उनका गुस्सा, उनकी जो जेलेसी एक्सेट्रा, इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस बच्चों के अंदर आते हैं, इसमें इन थ्योरीज़ के थ्रू क्या कर सकता है जो टीचर है वो इन सबको कंट्रोल कर सकता है बच्चों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, द टीचर कैन इम्प्रूव द टीचिंग मेथड्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस थ्योरी। बाय यूजिंग दिस थ्योरी जो टीचर है वो टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है अपने टीचिंग मेथड्स को, ठीक है। सो द थ्योरी इज़ मोर एम्फेसिस ऑन ड्रिल और प्रैक्टिस, यानी कि जो ये थ्योरी है वो कहती है कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो लर्निंग है वो एफिशिएंट होगी, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सो क्लास के अंदर हमें ओरल ड्रिल मेथड का भी यूज़ करना चाहिए बच्चों को ओरली। जैसे हम छोटे बच्चे जब थे, हम छोटे छोटे क्लासेस में थे, हमको बार बार ए फॉर एप्पल ऐसे ऐसे करके कुछ सिखाई जाती थी हमें, ठीक है। पोएम्स हमें ऐसे सिखाई जाती थी बोल बोल के, ठीक है। तो जो टीचर है वो इसके थ्रू क्या कर सकता है, जो लर्निंग है उसको जो बच्चों की लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकता है, एफिशिएंट बना सकता है और इसको स्ट्रॉन्ग बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो प्रैक्टिस है वो मैन को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से हम क्या कर सकते हैं, हम एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, और अपने लर्निंग जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर स्टार्ट क्लास। देखो जब भी हम कोई भी क्लास के अंदर जाते हैं तो मेनली उस क्लास में जब जाते हैं तो बच्चों को, जो बच्चे हैं हम उनको पहले प्रॉपरली मोटिवेट करें, देन उनको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे ही उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपका पढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, द थ्योरी हेल्प इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस। भाई जो चिल्ड्रंस जो होते हैं मतलब बैड बिहेवियर या फिर आप कह सकते हो देखो मेनली तो उसका मीनिंग जो होता है ना, हिंदी में तो हम इसको अपराधी के मतलब इस तरह देखते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, मतलब जो नेगेटिव जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जो बैड कैटेगरीज़ के अंदर जो बच्चे आते हैं, ठीक है, हम उन बच्चों के बिहेवियर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपकी लर्निंग थ्योरीज़। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं इससे ही, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं सबसे पहले हम। ये मेरा चैनल है सैनी लर्निंग क्लासेस, ठीक है, जिस पे मैं लर्निंग थ्योरीज़ करा रही हूँ। आपकी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूँ उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ में कराऊँ। ओके, तो एमसीक्यूज़ चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो फर्स्ट है आपका, थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी इज़ कॉल्ड एज। भाई थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थ्योरी थी उसको हम क्या क्या या क्या किस किस नाम से पुकारते हैं। तो फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कनेक्शनिज़म, एसआर थ्योरी, या फिर ऑल दी अबव। सबसे पहले मैं आपको 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो 10 सेकंड देती हूँ, आप कीजिए खुद से और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर आप डाल सकते हैं, ठीक है। ईमानदारी से करेंगे सब लोग, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ओके। आंसर का वेट नहीं करना है और पहले ही अपना 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर दे दीजिए। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, तो 10 सेकंड तक मैं वेट करूँगी आपका, ओके।
सो हो गया सभी का, 10 सेकेंड्स हो चुकी हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो मेनली इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है हम उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं, कनेक्शनिज्म बोलते हैं, एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, और साथ के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, द एक्सपेरिमेंट ऑन कैट वॉज कंडक्टेड बाय। भाई कैट के ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं इतना ऑप्शंस पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 10 सेकेंड्स का आपका टाइम है, तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। मैं इतना क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझा बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है BF स्कैनर, सेकंड है पेवलोक, सी है थॉर्नडाइक एंड डी है नन ऑफ द अबोव। बताइए क्या आंसर होगा। कर लिया सब लोगों ने। सो सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन लॉ ऑफ थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी इज़। मेन लॉ कौन कौन से थे आपके लर्निंग थ्योरीज़ के, जो थॉर्नडाइक ने लर्निंग थ्योरीज़ दी हैं उसके प्राइमरी लॉज की यहाँ पे बात की गई है। कौन कौन से लॉ थे। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट होता है आपका। या आई होप आप सभी ने अच्छे से करा होगा। उस क्वेश्चन का आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो 3 ही लॉज थे इनके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। सो आंसर इज़ ऑल दी अबव। ओके, तो जिसके आंसर सही हो रहे हैं वो खुद को 2 मार्क्स देते जाएं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। सो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज़ नॉन एज फादर ऑफ। जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं वो किसके फादर कहलाए जाते हैं। साइकोलॉजी के, एजुकेशन साइकोलॉजी, लर्निंग बिहेवियर या बिहेवियरिज्म। आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, और आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख सकते हो अपने। ठीक है, जिससे आपका ही वैल्यूएशन होगा, आपको ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कीजिए आप ये। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने सही किया है। सो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कहलाए जाते हैं आपके थॉर्नडाइक। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, सो आई होप यही थे शायद, हाँ यही आपके कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ और प्रैक्टिस हम और कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इन क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और प्रैक्टिस हम कल करेंगे। और आई होप आप सभी को अच्छे से लेसन समझ में आए होंगे, और क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं। देखो आपने देखा ना कितने इजी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम ज़रूर करेंगे इसकी। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट का आप वेट कर सकते हो, मैं जल्दी ही इसको अपलोड कर दूँगी। सभी के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साइंस लर्निंग क्लासेस को। और साइंस की जो वीडियोस आप बोल रहे थे, लाइफ साइंस के लिए बोला था मेरे को किसी ने। सो जो साइंस की जो वीडियोस हैं, यानी कि जो बेसिक्सली आप जो साइंस पढ़ाओगे उसकी क्लास 9th की मैं क्लासेस ले रही हूँ साइंस लर्निंग एकेडमी पे। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इंटरेस्टेड हो गेट, ICMR, ICAR या फिर CSI या नेट की क्लासेस के लिए, तो आपको सैनी लर्निंग क्लासेस पे ही मिल जाएंगी। ओके, मैंने खुद से भी ICAR जो नेट है वो क्वालिफाइड किया हुआ है। अगर आपको फिर उसमें कुछ मेरे से गाइडेंस चाहिए या कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। ठीक है, कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। सो आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और लेसन्स भी अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं। थैंक यू ऑल।